हेलो मेरे बच्चों, यंजन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11 फिजिक्स की और क्लास 12 फिजिक्स की जितने भी न्यूमेरिकल यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले कौन कौन से हैं। ये फॉर्मूले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएंगे, जिसमें से आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत सहूलियत होगी। ये फॉर्मूले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी फिजिक्स सब्जेक्ट के जिस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं और इन फॉर्मूलों को आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। सबसे पहले हम फिजिक्स के चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में जैसे भी हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें से फिजिक्स क्लास 12 में चैप्टर फर्स्ट वाला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर फर्स्ट में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं बिल्कुल डिटेल से और बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मजा आ जाएगा इस क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, आवेश बराबर क्या होता है। आवेश यानी चार्ज बराबर यानी Q बराबर Q इक्वल टू LE। ये क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से मिला हमें Q बराबर LE। बच्चों, आप लोग अपनी नोट्स लेकर जरूर बैठे। नोट्स में हर एक पूरे फॉर्मूले को नोट करते जाइए। बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। ये आवेश का सूत्र है। इस आवेश में आप लोग देखिए कि यहाँ पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपके सामने क्वेश्चन है जहां पास ये 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आ गया। अब बात करते हैं अगला फॉर्मूला। जैसे दूसरे फॉर्मूले में आवेश में स्थानांतरित, आप लोग सभी लोग लिखते जाइए बढ़िया विधिवत तरीके से। आवेश में स्थानांतरित द्रव्यमान, ये फॉर्मूला है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। बराबर ME इंटू N, ये होगा बच्चों। इसमें से हम क्या कहेंगे, ये जो ME है ना मेरे बच्चों, इस ME को मैं क्या बोलेंगे, आप इसके बारे में जान लीजिए। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हुआ। तो आवेश में ट्रांसफॉर्मेशन मास कितना होता है, स्थानांतरित कितना होता है, स्थानांतरित द्रव्यमान कितना होता है, ME इंटू N यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है नंबर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये इस प्रकार से ME को कहेंगे आवेश स्थानांतरित द्रव्यमान। अगला फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। ये फॉर्मूला को अपने नोट्स में नोट करते जाइएगा। अगला देखते हैं जो ME है ना बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है वो देखते हैं। 9 इंटू जो वैल्यू होता है 9 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ओके मेरे बच्चों, यहाँ पास ये 1 हुआ। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी द्रव्यमान का जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -13 किलोग्राम। और इसी में हम देखेंगे एक एव कूलाम, एक एव कूलाम का जो वैल्यू होता है मेरे बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 10 स्थायिक कूलाम, इसको बोलेंगे स्थायिक कूलाम। इसके बाद 1 एव कूलाम के बाद ना बच्चों एक कूलाम का भी वैल्यू होता है, एक कूलाम का मान भी होता है। एक कूलाम बराबर होता है मेरे बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 19 स्थायिक कूलाम। ये बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के सामने मैं फॉर्मूले लेकर आया हूं जो कि
डायरेक्ट ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हुए 1 कूलम इज इक्वल टू 10 पावर 9 स्थायिक कूलम। इसके बाद देखेंगे अब एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कूलम बल है ना, यानी कूलम फोर्स है ना, ये कूलम फोर्स है मेरे बच्चों, ये कूलम फोर्स कूलम बल ये संरक्षी यानी एक संरक्षी बल है। कैसा है? कूलम बल एक संरक्षी कंजर्वेटिव संरक्षी बल है। आपको ये समझ में आ गया? ये हुआ। इन फॉर्मूले को सभी आप अपने नोट्स में विधिवत रूप से क्या नोट्स करते जाइए। आप बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप बात करते हैं, ये आपके फॉर्मूले हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें टिप्स थी, इनको जरूर लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट अगला तीसरा एग्जांपल, तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा बहुत जबरदस्त फॉर्मूला, एक हर एग्जाम में पूछे जाता है ये वाला फॉर्मूला। जैसे कूलम के लिए कूलम के नियम से लॉ ऑफ कूलम्स, इसमें बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है ना, F इज इक्वल टू, जो दो आवेशों के बिटवीन बल लगता है ना, उसकी बात कर रहा हूं, तो K इज इक्वल टू K R स्क्वायर। ये होता है बच्चों दो आवेशों के बीच, और दो जो बल होता है दो सॉरी यहाँ पास टू होगा, यानी जो फोर्स होता है दो आवेशों के बीच के अनुक्रमणपाती और इनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमणपाती होता है। ये जो बल होता है ना बच्चों, ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला हुआ कूलम का। यहाँ पास बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो K का मान है ना बच्चों, ये कहाँ निर्भर करता है? नंबर एक, अगर कौन सा, यदि वायु या निर्वात है, यदि दोनों आवेशों के बीच कोई एक माध्यम है, वो माध्यम कौन सा है? वायु या निर्वात में रखा हुआ दोनों आवेश। इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझिएगा। वायु या निर्वात में रखा है, यानी आवेश कहाँ रखा हुआ है? वायु या निर्वात में रखा है। कहाँ रखा है? निर्वात में रखा है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत जबरदस्त बात होगी कि ये जो K का मान है ना बच्चा मेरे, ये K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, और इसका जो वैल्यू होता है ना मेरे बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये हुआ। अब यहां बात आती है, यहां पर भैया क्या है? ये एप्सिलॉन 0 ये वायु या निर्वात की विद्युतनशीलता है। इसको हम कहेंगे वायु या निर्वात की विद्युतनशीलता। इसका जो वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका उल्टा कर देना मात्रक हो जाएगा। ये K का वैल्यू यहां पास पुट करते हैं ना बच्चों कूलम के नियम में, तो इसका फॉर्मेट किस प्रकार से आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होता है बच्चों न्यूटन हुआ। कितना हुआ? न्यूटन हो गया। इस प्रकार से ये कूलम का नियम है। दूसरी बात, फर्स्ट माध्यम हमारा क्या है? वायु निर्वात है। अब अगर इसी में अगर हम देखें दूसरा, तो अगर माध्यम हमारा कोई अन्य माध्यम हो जाए, क्या हो जाए? दूसरे अगर अन्य माध्यम भरा हो, ऐसा माध्यम भरा हो, अन्य माध्यम हो बच्चा, तो इस K का मान क्या होगा? इस वाले K का मान कितना होगा? इस पे हम देखेंगे। तो बच्चों इसको हम इस प्रकार से मिटा देते हैं। तो मेरे बच्चों यहां पास अगर दूसरा माध्यम भरा हुआ है, तो यहां पास K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इतना बस होता है मेरे बच्चों। इस एप्सिलॉन को हम कहते हैं, यानी अन्य माध्यम की अन्य माध्यम, यदि कोई और माध्यम भरा दोनों आवेशों के बीच, अन्य माध्यम की विद्युतनशीलता, अन्य माध्यम की विद्युतनशीलता ये होता है। अब बच्चा सबसे बड़ी बात ये है ना, ये कैसे आया? तो इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पास पुट करते हैं तो यह बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों
1/4πε0 Q1/Q2 R स्क्वायर, ये हुआ। बट एक और फॉर्मूला, आप इन सभी फॉर्मूले को विधिवत रूप से लिखते जाइए। अगर यहाँ पर यहाँ पास एप्सिलॉन नहीं होगा, अगर हम बात करें, ये इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अन्य माध्यम की क्या है, निरपेक्ष यानी विद्युतनशीलता है। अन्य माध्यम में विद्युतनशीलता होगी बच्चों, ठीक है, ये हुआ। अगर यहाँ पास इन दोनों के बीच, आवेशों के बीच कोई एक परावैद्युतांक माध्यम भरा है, तो उस परावैद्युतांक माध्यम का जो मान होता है वो क्या होता है, इन दोनों बलों का जब भाग दे देते हैं, यानी इसको हम F' मान लें, और ये पहले वाला जो वायु था, यानी जो वायु वाला था, उसको हम बोल देते F1/4πε0 और Q1/Q2 R स्क्वायर। बच्चा ये जो होता है ना, इन दोनों का जब हम यहाँ पास भाग दे देते हैं, यानी इसका कहने का मतलब यहाँ पास अगर यदि क्या है परावैद्युतांक, यानी यहाँ हम क्या कह दें, यदि हम के एक परावैद्युतांक माध्यम है, यहाँ पास एक परावैद्युतांक माध्यम क्या भरा हुआ है, इन लोगों का परावैद्युतांक माध्यम अगर के है बच्चा, बड़ा वाला के रखना, कैपिटल के, बड़ा वाला के, अगर के है तो इसका जो सूत्र होता है ना बच्चा मेरा, तो ये होता है कि क्या हो जाएगा ε/ε0। क्या ये कैसे आया, ये बड़ा वाला के है, ये कैपिटल का के है, स्मॉल का के। तो यहाँ पास इसकी जो वैल्यू, हम इसी को, इस के को बच्चा ना, अथवा हम पता है क्या लिख सकते हैं आर, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, परावैद्युतांक। तो हम अगर हम चाहें तो यहाँ पास क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, एप्सिलॉन आर। तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, इस एप्सिलॉन की वैल्यू होगी बच्चा, तो ε0 एप्सिलॉन आर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आर कहा जाएगा। अगर हम क्या करें, किसी भी, यानी इसमें अगर फॉर्मूला पहले वाले में रख दूं, यहाँ पास मान लीजिए 1/4πε0 जो इसका वैल्यू था, यानी किसका वैल्यू पुट करेंगे हम, अगर यहाँ पास ε0 का मान रख दूं, यानी आप ये देखिए कि अगर यहाँ पास ये क्या है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिटाने के बाद देखिए यहाँ पास F ये 1/4π। अब यहाँ पास जो मैंने बताया था ना बच्चा, ये इसका वैल्यू होता है ε0 के, कितना होता है, ε0 के, क्योंकि ये हमारा किस में निकला, इसको हम के कहते हैं या एप्सिलॉन ऐसे करते हैं, एप्सिलॉन आर करते हैं। तो यहाँ पास वही आएगा वैल्यू, यानी ε0 एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करते हैं तो Q/Q2 R स्क्वायर। ये जो है ना बच्चा मेरे, यहाँ पास ये, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कूलाम में होता है कांस्टेंट। ये जरूर आप अपने किताब में नोट्स करके रखिए, न्यूटन, राइट। ये जो पहला आया बच्चा, ये क्या है, अन्य माध्यम के लिए हो गया, ठीक है। इसको विधिवत रूप से अपने नोट्स में लिखते जाइए। अब आगे बात करते हैं, यदि अब यहां पास हुआ क्या, नेक्स्ट बात करते हैं, कूलाम भाई साहब ने क्या किया कि दो आवेशों के बीच, यानी एक क्या हुआ कि दो आवेशों के बीच हम क्या निकाल रहे थे, बल निकाल रहे थे। अगर अब क्या हो जाए, दो या दो से अधिक बल हो जाए, मतलब दो या दो से अधिक आवेश हो जाए, तो दो या दो से अधिक आवेशों के द्वारा, बिंदु आवेशों के द्वारा किसी एक आवेश पर क्या करा जाए, बहुत सारे बल लगाया जाए, यानी बहुत सारे बिंदु आवेशों के जो बल है एक आवेश पे लगते हैं। तो उस पर हम बात करते हैं सबसे पहले हम, अब चौथा एग्जाम्पल क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, यह हुआ। अगला फॉर्मूला किससे रिलेटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिद्धांत, ये हुआ। अब बच्चा क्या होता है अध्यारोपण सिद्धांत में,
तो इसमें क्या करें कि बहुत सारे आवेशों द्वारा एक आवेश, बिंदु आवेशों द्वारा एक आवेश पर बल लगता है, तो कौन कौन से बल हो जाएंगे? मान लीजिए वो बल क्या होगा, F1 उस बिंदु आवेश पर का जो आवेश जिसमें सभी बल लग रहे हैं, कौन एक आवेश का जो बल है, और अलग अलग बिंदु आवेशों के जो बल लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। इस प्रकार से बच्चा ऐड करते जाइए, इसको ऐड करते जाइए, क्योंकि ये सदिश योग के नियम पे आधारित है, तो F(n) वेक्टर हो जाएगा। F1 आप आसमान लिख लीजिएगा, F1n वेक्टर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे आधारों पर सिद्धांत में बल लगते हैं। अगर बात किया जाए इस बल का बल कितना होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चे? F1 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन 1 2 R और R कैप हो जाएगा इस प्रकार से। यानी एकांक सदिश दूसरे पर बल लगता है, यानी दूसरे पर पहले के द्वारा बल लगता है, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार हम क्या करते बच्चों, ये जो 1 2 के द्वारा ना, ये 1 2 का होगा, इसी प्रकार 1 3 1 4 1 5 इस प्रकार से रख सकते हैं, बहुत सारे बल लगा जाएंगे। समझ गया ना? तो ये बहुत सारे बल लग रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करता है, यानी बीजीय योग का नियम का पालन करता है। तो इसमें क्या आएगा? ये परिणामी निकाल लेंगे, यानी परिणामी बल निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? परिणामी बल। परिणामी बल, परिणामी बल, परिणामी बल क्या होगा बच्चा? तो F बराबर, इसी का परिणामी निकालना चाहते स्क्वायर कर दो सभी को, इन सबको स्क्वायर कर दो, इन सबको स्क्वायर कर दो, तो परिणामी आ जाएगा F1। अब ये स्क्वायर जैसे इसको में स्क्वायर करा तो स्क्वायर आ जाएगा, इसमें स्क्वायर सभी में आ जाएगा। तो इसके क्या होता है? अंडर रूट हटा देते हैं, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट चल जाएगा। F12 स्क्वायर, F13 स्क्वायर, F14 स्क्वायर, इस प्रकार से स्क्वायर कराते जाइए डैश डैश करके, F1n स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। और इनको कहे अगर हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसका जब परिणामी निकालना चाहते हैं, जब सॉल्व करके आगे देखते हैं, इसका हो जाएगा बच्चे परिणामी वैल्यू निकालने के लिए F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos थीटा। ये बहुत सारे बल के लिए, यानी दो बलों के बीच हमने निकाला, सॉरी। तो इस प्रकार से ये आ गया परिणामी बल, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत पर। ये सब सूत्र आराम से लिखते जाइएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है क्या एक्चुअली बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, पांचवा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीव्रता कैसे है? तो आपको पता होना चाहिए कि यानी है क्या एक्चुअली विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ऐसा आवेश है, वह क्षेत्र है जहां तक उसका प्रभाव होता है, यानी आवेश का, यानी विद्युत क्षेत्र यानी किसी भी आवेश का जहां तक प्रभाव होता है ना, जहां तक प्रभाव होगा, जैसे हमारा कोई प्रभाव होता है, मेरा जहां तक मेरा डर होगा, यानी किसी का, मान लीजिए जैसे अपने अपने मोहल्ले पे बात करते हैं, तो सभी का अपने वहां उसका प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए हमारे अपने मोहल्ले पे सब कुछ शेर होता है, तो उसी प्रकार उसका प्रभाव उसके क्षेत्र तक ही होगा। उसी प्रकार आवेश का जहां तक प्रभाव होता है ना, वही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कहने का मतलब किसी आवेश यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक एकांक आवेश रखा हुआ है, एकांक आवेश पर क्या लगा रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं।
एकांक आवेश पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो E इक्वल टू F अपॉन Q हुआ। तो अगर यहां से हम इसको बल निकालना चाहें तो EQ0, ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले है बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है ये हुआ। छठवां बात करते हैं, नेक्स्ट अगला बात करेंगे बिंदु आवेश। किसके कारण? बिंदु। अगला फॉर्मूला अगर बात करें कि बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। ठीक है बच्चे, इसको कैसे हम लिखेंगे? बिंदु पे बात करते, जैसे ये है ना E, इसको हम कहेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला बच्चा, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, जरूर याद कर रखना, ताकि इस फॉर्मूले का सभी जगह यूज होगा। इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, इस यहाँ पास ये K का मान है, K का मान माध्यम में अलग होता है, अन्य माध्यम में अलग होता है, वायु निर्वात में अलग होता है। ये जरूर आप लोग ध्यान देकर रखिएगा। एप्सिलॉन 0 का मान पहले ही मैं बता दीजिए कौन, तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हुआ फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसी के आगे अगर मान लीजिए ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर बात करें कि ये जो आवेश अगर रैखिक है, यानी किसी लीनियर में यह आवेश वितरण हो रहा है, यानी किसी तार में, किसी वायर में आवेश का वितरण हो रहा है, तो वहां पास एक कोई परीक्षण आवेश Q0 है या ये रखा है। इस जीरो के कारण इस जीरो पर कितना बल आरोपित होता है, कितना विद्युत क्षेत्र होता है, ये निकालेंगे। अगला फॉर्मूला लिखिए, 7वां फॉर्मूला बच्चा, बहुत जबरदस्त फॉर्मूले हैं ये चैप्टर 1 के हमारे। इसके बाद मैं एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनको लेकर आऊंगा। ये हुआ रैखिक आवेश वितरण के कारण, रैखिक आवेश वितरण के कारण Q0 पर, यानी परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल कितना आरोपित हो रहा बल, ये निकालेंगे। तो सबसे बात यह, तार है, उस वायर की बात करें तो उस वायर में छोटा सा अवयव अगर ले लें और पूरे वायर का निकालना चाहें, बल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो अगर बल की बात करें कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1/कूलाम के नियम याद होगा आपको, तो सब हो जाएगा यहाँ पास। अब पूरे वायर का, पूरे तार का हम निकाल रहे हैं, तो उसमें लीनियर इंटीग्रल L लगा देना है। क्या लगा देना? लीनियर इंटीग्रल यानी रैखिक समाकलन लगा देना है L, और लैम्डा यहाँ पास परीक्षण छोटा सा अवयव है, ठीक है ना, dl है, और यहाँ पास r कैप है। क्या है? r कैप, यहाँ पर r कैप हो जाएगा, और r²। ये हो गया बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया इसके रैखिक आवेश वितरण के कारण Q0 पर बल। अगर हम क्या इंटेंसिटी पता करना चाहे, तीव्रता पता करना चाहे इसके बीच की, यानी E को पता करना चाहे, तो E बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला भी मैंने बताया कि बिंदु आवेश के कारण सीधे सीधे रख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर L लगाइए। लेकिन यहाँ पर आवेश था उसमें, कूलाम के बल में। अब यहाँ आवेश क्या है, यानी बात करें अगर, तो आवेश, सॉरी इसमें आवेश तो था, यहाँ पास मैंने लिखा नहीं था, Q0, और यहाँ पास क्या होगा? Q0 नहीं होगा, लैम्डा dl r कैप और r वेक्टर होगा मेरे पास। यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप सुधार लीजिएगा।
तो इसको हम, ये जो लैम्डा है ना, इसको हम रैखिक घनत्व कहते हैं। लैम्डा को हम क्या कहेंगे? रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व। और ये एक प्रकार का आवेश है, एक प्रकार का ये रैखिक आवेश घनत्व कहेंगे इसको, ये रैखिक आवेश घनत्व, ये प्रकार का आवेश है। इसको लीनियर चार्ज ऑफ डेंसिटी बोलेंगे लैम्डा को। इस प्रकार से ये होगा। अगर अगला दूसरी बात अगर बात करें, अगर ये आवेश किसी पृष्ठ पे हो जाए, यानी अगर कोई पृष्ठ है, चादर पे हो जाए या कहीं पे, तो उस पे इसका प्रभाव कैसे होगा, उससे बल कैसे लगेगा? तो यहाँ पास क्या कर देना? पृष्ठ आवेश कर देना, बस हो गया। पृष्ठ, यहाँ पास कर देना पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण किस चीजों पर आरोपित बल। तो वो बल किस प्रकार से? तो पृष्ठीय आवेश के लिए ना बच्चा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा आ जाएगा। और यहाँ पास क्या हो जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा पृष्ठीय आवेश। क्या लिख देगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है ना, बहुत सरल है। और आप लोग इसमें चेंज निकाल लीजिएगा, बस होता है सिग्मा लगा लीजिएगा। ये सिग्मा हो गया, क्या हो गया? सिग्मा हो गया। और यहाँ पास थोड़ा सा चेंज ये होगा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। सिग्मा आ गया और उसमें डीएल लंबाई था तो वो थोड़ी ना आएगा, तो सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? आर स्क्वायर आ गया बच्चा। कितना आ गया? आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सॉरी, उसमें पिछला वीडियो में आप आर स्क्वायर लिख लीजिएगा, या बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और लीनियर इंटीग्रल। यहाँ पास क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर। और यही पास इसमें ds आ जाएगा, क्योंकि सरफेस ऑफ एरिया और आर कैप हो जाएगा। बच्चे समझ में आ गया? इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पास होना अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पास ये लीनियर इंटीग्रल सिग्मा। यहाँ पास सीधे से केवल 21 पर हट जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। आर कैप और आर स्क्वायर, इस सिग्मा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बस हो गया। इसके बाद इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अगर कोई आवेश एक आयतन वॉल्यूम में है, घन में है, तो उसकी बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आयतन आवेश। यहाँ हो जाएगा आयतन आवेश, आयतन आवेश वितरण के कारण आयतन में, आयतन पृष्ठ आयतन की बात करते हैं, तो आयतन पर बात करते हैं, तो आयतन आवेश घनत्व उसमें रो हो जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पास इसमें चेंज करना है, यहाँ पास आयतन हो जाएगा बच्चा, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। इसमें हम क्या कर देंगे? इसको रो बोलेंगे, इस साइन को, तो रो लग जाएगा। बस हो गया। जहां जहां सिग्मा वहां पास चेंज कर दीजिए। लेकिन यहाँ पास एक चेंजिंग है, रो किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए है, तो डीबी आ गया और ये रो लग गया। यहाँ पास भी वही चेंजिंग होगा, यहाँ पास रो आ जाएगा। वही फॉर्मूले में चेंज करना, बस हो गया। यहाँ पास Q0 हट गया, रो आ गया और डीवी आ गया। बस हो गया, इतनी सी बात थी। बस हो गया, विद्युत क्षेत्र आ गया। यानी अगर बात करें तो अलग अलग हम अलग अलग एरिया, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग प्रकार से हम क्या करा? रैखिक के लिए एल यूज किया और पृष्ठ के लिए हम सिग्मा यूज किया और आयतन के लिए हमने रो यूज कर लिया। बस हो गया। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम वैद्युत द्विध्रुव की। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। आप लोग इनको नोट्स में जरूर लिखते जाइएगा इन फॉर्मूले को। ये वाला फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम बात करें किसी बिंदु आवेश के कारण, किसके आवेश के कारण? वैद्युत द्विध्रुव पर। किस पे? एक आवेश के कारण, यानी एक बिंदु। अगला फॉर्मूला देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों इसमें जो द्विध्रुव है ना, ये द्विध्रुव में दो प्रकार से इनको रखते हैं हम। एक रखते हैं अच्छी स्थिति में, नंबर 1 बात करेंगे अच्छी स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, अच्छी स्थिति में निकालेंगे हम, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र E होता है बच्चों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये जो दूरी है ना, विद्युत द्विध्रुव की दूरी a और बिंदु P की दूरी बहुत दूरी r है, तो r a से बहुत बड़ा है। क्या है? r a से बहुत बड़ा होने के कारण ये हमारा नगण्य हो जाता है। तो इसको बच्चों हम कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन, अब यहां पर जब 0 हो गया तो r के पावर 2 और 3 के पावर 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3, r के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये फाइनली इसका आंसर होगा अच्छी स्थिति में। इसी प्रकार अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें तो यहां निरक्षीय लगा देना है। क्या लगा देना है? निरक्षीय, यहां पास लगा देना निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें 2 नहीं होता है और इसमें प्लस हो जाता है। यही कंडीशन इसमें अप्लाई होती है और सेम टू सेम ऐसा ही होता है। तो ये सेम टू सेम होता है निरक्षीय स्थिति में, केवल 2 बस हट जाता है, इससे प्लस हो जाता है, काट देंगे बाकी सब हो जाएगा। तो बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो फॉर्मूले हैं, यानी अगर ये द्विध्रुव क्या हो जाए, द्विध्रुव में बल आघूर्ण लगने लगे। क्या लगने लगे? बल आघूर्ण लगने लगे। तो द्विध्रुव में जब बल आघूर्ण लगेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, नौवा फॉर्मूला है, नौवा है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, टाउ बराबर कितना होगा ये देखते हैं। बल आघूर्ण टाउ बराबर बच्चा होता है पीई साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। ये हुआ, ये बात महत्वपूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण इतना होगा। इसके बाद अगर बात करें द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, इसको घुमाने में, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, क्या करेंगे? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य 10वां है, 10वां फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बच्चा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? तो जो वर्ग होता है बच्चों, तो वो कैसा होता है? W इक्वल टू PE 1 - cos थीटा। इसको ऐसे लिखेंगे। बहुत जबरदस्त फॉर्मूले हैं। अब ये कार्य हुआ। इसके बाद अगर बात करें 11वां में, अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्थितिज ऊर्जा में इसमें हम बात करेंगे U, इससे हम स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। और यहां पास जो आया है ना द्विध्रुव गुण केवल माइनस होता है, PE cos थीटा सेम टू सेम। यानी द्विध्रुव गुण क्या होता है? जो बल आघूर्ण का अपोजिट होता है, स्थितिज ऊर्जा विपरीत लगती है। ठीक है। तो यदि हम इसको क्या करें, ये हमारा सदिशों का अदिश गुणनफल है, तो अगर हम इसमें वेक्टर लगाएं बेटा, ये आउट हो जाएगा, ये बन गया, वेक्टर लग गया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब महत्वपूर्ण टॉपिक एक आपके सामने मैं लेकर आऊं, जो जिसका नाम है गॉस प्रमेय। गॉस का प्रमेय वाला फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अपने नोट्स में जरूर लिखते जाइएगा। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय 12वां में गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय मजेदार टॉपिक है हमारा। गॉस प्रमेय में क्या कहता है कि किसी भी बंद फ्लक्स से निकलने वाला कुल विद्युत प्रवाह संपूर्ण फ्लक्स, किसी भी विद्युत फ्लक्स से किसी भी निकलने वाला यानी विद्युत क्षेत्र से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स जो कितना होता है 1 आवेश का 1/0 गुना होता है। यानी फाई ई बराबर ये क्या है? फ्लक्स का बच्चा। इसमें हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आवेश का 1/0 गुना होता है।
इसी को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फाई ई बराबर इंटीग्रल ऑफ, इस प्रकार से लीनियर इंटीग्रल, ये सरफेस लगा देते हैं इसमें, लीनियर इंटीग्रल ऑफ सरफेस, ठीक है ना, यहाँ पास सरफेस लगाएंगे यस, और यहाँ पास क्या कर देंगे, सबसे बड़ी बात है विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इंटू डी एस वेक्टर, ये होता है संपूर्ण फ्लक्स का विद्युत क्षेत्र, और इसी में आ जाता है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना, ये होता है गॉस का प्रमेय, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। अब बात करते हैं जो गॉस की तरह कार्य करते हैं, यानी उस तार की बात करें 13वां में, ये किसी आवेशित तार की बात करें, आवेशित तार पर फ्लक्स की गणना करें, सॉरी विद्युत क्षेत्र की बात करें, पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आवेशित तार पर ई बराबर कितना होगा, ई इक्वल टू, पहले अभी मैंने बताया था कि जो ये तार होता है रेखीय घनत्व होता है इसमें, तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और लेमडा बटे इनके बीच की दूरी कितनी है, आर है, कितनी है, आर हो जाएगी, ठीक है। तो आवेशित तार के लिए है, यानी उसकी दूरी आर है। अब यहाँ पास ये जो वैल्यू है ना बच्चा, ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट भी होती है, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी अनुक्रमानुपाती, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जो दूरी होती है तार के बीच की दूरी होती है विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये दिमाग खोपड़े में बैठा के रखना। अगला आते हैं 14वां वाली को फॉर्मूले में, 40 नंबर फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। 14 में बहुत मजेदार फॉर्मूला है कि अगर बात करें अगर समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हम वहां पर एक समान क्या रखा है, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण, अगर हम समतल चादर पे बात कर रहे हैं, उस पे समतल चादर विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, समतल चादर से विद्युत क्षेत्र कितना तीव्रता कितनी है के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा आपको। ये समतल चादर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर कितना होगा मेरे बच्चों, ई बराबर हो जाएगा 2, यहां पर 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हो गया, ठीक है। तो ई बराबर 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके बाद 15 नंबर में बात करते हैं 15वां में, तो अगर वो क्या है, अगर आवेश जो है ना गोले खोल के बाहर, अगर हम बात करें गोली खोल के बाहर रखे हैं, वहां पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, तो गोली हम लिख के आ सकते हैं, गोली खोल के बाहर, गोली खोल के बाहर ई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो गोली या खोल के बाहर कितना हुआ, ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। अगर वो गोली खोल के बाहर रखा है, अब उसमें हम उस बिंदु P को उठा के लाए उसके सतह पर, किसके अंदर, उसके पृष्ठ के अंदर, तो पृष्ठ पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, पृष्ठ पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, अगर हम बात करें उसके पृष्ठ पर, यानी एक गोला है, इस प्रकार से गोला है, इसके ऊपर क्या रखे हैं, बिंदु प्लस आवेश रखा हुआ है। अब यहाँ पास एक दूसरा ऐसे गोला मान लेते हैं, यहाँ पास ये बाहर रखा हुआ है, इसके यहाँ से बिंदु P यहाँ से रखा, तो यहाँ पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात कर रहे हैं, तो वही निकाल रहे हैं इसके बीच की दूरी, तो कितना हो गया 1, ये हुआ हमारा आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी दूरी आर है। अब यहाँ पास एक इसका है, तो आर कैपिटल आर है यहाँ पास, ये इसके अंदर के पृष्ठ के सेंटर से पृष्ठ की दूरी आर है, और सेंटर से बिंदु P की दूरी स्मॉल आर है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इस प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पृष्ठ पे भी रहेगा विद्युत क्षेत्र, क्या रहेगा, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रहेगा। बट यहाँ पास बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पास क्योंकि बहुत ज्यादा है,
सॉरी, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल आर, क्योंकि उसके पृष्ठ पे अब आ गए, थोड़ा सा अंदर ला लिए। अब तीसरी बात है, अगर हम तीसरी ये पृष्ठ पर रखा हुआ बिंदु P, अगर आप बात करें गोलीय खोल के अंदर है, कैसा है, अगर गोलीय खोल के अंदर है, अंदर अगर आ जाए, अंदर अगर उस बिंदु P को गोली खोल के अंदर ला लें, तो अंदर के बिंदु किसी भी गोले के अंदर, कोई भी चालक हो, कोई चालक के अंदर कभी भी बात करें तो विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसका विद्युत क्षेत्र होता है 0। कितना होता है, विद्युत क्षेत्र हो जाता है 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पास आपको दिमाग में बैठा कर चलना है। सो आज जो फिजिक्स के जो चैप्टर 1 के, यानी जो जितने भी एनसीईआरटी में हमारे चैप्टर 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, उसको मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के सामने मैं दूसरे चैप्टर का सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकर आऊंगा। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप केवल फॉर्मूले याद करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर मार्क्स ला सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।